गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 नवंबर और आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार में पर्यटन और बिहार की जनसंख्या। आपको यहाँ पर हम बता दें कि आज जो चैप्टर है बिहार की जनसंख्या वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न एक रहता है, एक प्रश्न आता ही आता है और आपको ये भी सलाह दिया जाता है कि जब भी आप बिहार का कोई एग्जाम देने जाएं तो बिहार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या ये दोनों चैप्टर पढ़कर जाएं। संभावना है कि एक प्रश्न आपका जो है फिक्स रहेगा इन चैप्टर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले करेंगे बिहार में पर्यटन। बिहार में पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है बिहार। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक आदि सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक भी है। बिहार के संदर्भ में बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको ये तथ्य याद रखना है कि बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। जिस तरह आपको पता होगा या आप जानकारी ले लें कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है। जब किसी भी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है तो उसमें औद्योगिक जितने भी नियम और कानून हैं वो लागू हो जाता है और उसके विकास में बढ़ावा दिया जाता है औद्योगिक स्तर पर। तो बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है और बिहार में पर्यटन विभाग की थीम वाक्य है बिहार टूरिज्म विल्सफुल बिहार। ये प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 से 28 को दिसंबर 2023 में स्वीकृति दी गई। तो अभी बिहार में नई पर्यटन नीति कब से कब तक लागू है? 2023 से 28 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये नई पर्यटन नीति के अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान किया गया है वह है विश्व स्तरीय अधिसंरचना विकसित करना। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कुशल श्रम शक्ति तैयार और संधारित करना, पर्यटन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी का निवेश करना, बिहार में थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों और संबंधित अधिसंरचनाओं का विकास करना, ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं नई आर्थिक नीति के अंतर्गत। आगे बात करें, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को विभिन्न सर्किटों में विभाजित किया गया है, विभिन्न सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये सर्किट हैं कौन कौन से, इसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते चलेंगे।
पहला हम देखते हैं बौद्ध सर्किट है। बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और उपदेश और उनके स्तूप को इसमें प्रमुखता दिया गया है। अगर हम बात करें महाबोधि मंदिर, ये बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है, जो कि गया में है। सुजाता गढ़ स्तूप ये गया में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है। अशोक स्तंभ वैशाली में। बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में। ये आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, केसरिया स्तूप कहाँ पर है। केसरिया स्तूप से संबंधित आपको प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला सर्किट। अगला सर्किट है जैन सर्किट। जैन सर्किट की बात करें तो पहले हम आपको ये बता दें कि जैन धर्म के 2 तीर्थंकर वो बिहार से संबंधित थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से सिर्फ 2 ही बिहार से संबंधित थे। इन दोनों का नाम आप लोग याद कर लेंगे। एक तो सबको पता होगा, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, लेकिन 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भी बिहार से संबंधित थे। तो इनके जन्म स्थान और इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की, उन स्थलों को जैन सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। और ये स्थल है जल मंदिर पावापुरी नालंदा में, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में, जैन मंदिर लछुआर जमुई में, जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली में क्यों है कुंडग्राम? क्योंकि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है, और इन क्षेत्रों में अन्य विभिन्न जैन तीर्थंकर जो है गए हैं, रहे हैं। तो ये प्रसिद्ध है और इसको एक सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, अगला सर्किट है रामायण सर्किट। रामायण सर्किट हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है और बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। इसी को रामायण सर्किट, दैट मीन्स कि राम भगवान के जितने भी स्थल हैं, जहाँ जहाँ वो गए थे, उनको रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। और इसके अंतर्गत सीता कुंड जो कि सीतामढ़ी में है, अहिल्या स्थल दरभंगा में, सिंहेश्वर स्थल सहरसा में। हालांकि सिंहेश्वर स्थल जो है ये मुख्य रूप से मधेपुरा में है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। रामशिला गया में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में और प्रेतशिला गया में, इसको रामायण सर्किट के अंतर्गत विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है सिख सर्किट। सिख सर्किट की बात करें तो बिहार में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक एवं 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन से सिख गुरु थे प्रथम जिन्होंने बिहार की यात्रा की थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत किए थे। सबको लग रहा था गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर, जबकि गुरु नानक प्रथम गुरु थे जो बिहार आए थे अपने पूरे भारत भ्रमण के दौरान। तो इन सब
गुरुओं का प्रमुख स्थल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, ये पटना में है। गुरुद्वारा गुरु बाग पटना में है। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में है। कंगन घाट पटना में है। गुरुद्वारा बाल लीला पटना में है। प्रकाश पुंज पटना में है और गुरु नानक कुंड राजगीर में है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग सूफी सर्किट। सूफी सर्किट बिहार की भूमि सूफीवाद की चिश्ती और सुहरावर्दी सब से संबंधित रही है और बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद है। चिश्ती और सुहरावर्दी सूफी के, तो उसके अंतर्गत पहला है मनेर शरीफ, जिसको कि सर्किट के रूप में विकसित किया गया है और ये पटना में है, ये पूछा भी गया है। मनेर शरीफ कहाँ है? पटना में है। अमझर शरीफ कहाँ है? औरंगाबाद में। सिरसा सूरी का मकबरा सासाराम में। बड़ी दरगाह नालंदा में। ये स्थल सूफी सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। उसके बाद इको सर्किट के रूप में भी कुछ स्थल को बिहार में विकसित किया गया है, जो कि टूरिज्म को बढ़ावा दे और जैव विविधता और प्राकृतिक छटा जहां पर है वहां उस स्थल को इको सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण में है। बराबर गुफा जहानाबाद में है और बराबर की गुफा आपको कुछ बुक में जो है गया में भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इसके अंतर्गत याद रखना है ये जहानाबाद में है बराबर की गुफा। आगे है भीम बांध अभ्यारण्य, ये मुंगेर में है। घोड़ा कटोरा, ये राजगीर नालंदा में है। जू सफारी राजगीर नालंदा में है। नेचर सफारी राजगीर नालंदा में है। तेलहार कुंड कैमूर में है। कांवर झील बेगूसराय में है। काकोलत झरना नवादा में है। इसको इको सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। वहीं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की बात करें तो बिहार के दो स्थल यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये दो स्थल है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया, 2002 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद दूसरा विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को के अंतर्गत नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जिसको कि 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया गया। इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है। भारत महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स और नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने से संबंधित। तो ये था आपको बिहार का पर्यटन स्थल। आगे हम लोग देखते हैं अब जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं कहें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है बिहार की जनगणना। और बिहार की जनगणना की हम बात करें तो अभी जो वर्तमान में जनगणना की बात करेंगे ये 2011 की, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की जनगणना। भारत
की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुई। ये हम आपको भारत के संदर्भ में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और भारत की जनगणना जब होती है तो उसी के साथ साथ राज्य की जनगणना भी होती है, क्योंकि जनगणना कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जनगणना कराने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की। जबकि आप देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण की जब बात आती है, नियंत्रण की जनसंख्या, तब जो है ये जिम्मेवारी राज्य और केंद्र दोनों की हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी, और जो 2021 की होगी वो कौन सा होगी? ऑब्वियसली है 16वीं जनगणना होगी। इसके आयुक्त श्री चंद्रमौली थे 2011 की 15वीं जनगणना के। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये आपको पूरा डाटा याद रखना है, ये पूछा जाता है। जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, ये पूछा गया है। इसको पुनः जो है बिहार एसआई में और बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। बिहार और भारत को यहाँ पर आप भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे और बिहार का भी। कुल जनसंख्या की बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो कि अभी पूरा डाटा ऊपर बता चुके हैं, और भारत की 121 करोड़ है लगभग। कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत 52.4% है और भारत में 51.54% है। अगर हम कुल जनसंख्या में महिलाओं की बात करें तो 47.86% है बिहार में, और 48.46% है भारत में। ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें तो बिहार में 88.7% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या, वहीं 68.8% है ये बिहार की जनसंख्या। वहीं पर प्रतिशतता की बात करें शहरी जनसंख्या की तो ये 11.3% है और भारत में 31.2% है। अर्थात ये डाटा यह भी प्रदर्शित करता है कि बिहार में शहरीकरण बहुत ही कम है, बहुत ही कम है शहरीकरण। ये भी याद रखेंगे, ये डाटा 2011 के अनुसार है। 2001 से 11 के दशक में 10 की वृद्धि की बात करें तो बिहार में 25.42% की वृद्धि हुई है, ये पूछा गया है। और भारत में 17.7%, ये विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में, यूपीएससी में, हरियाणा में, इस तरह। तो इस डाटा को भी ध्यान में रखना है कि दशकीय वृद्धि भारत की कितनी रही है। 2001 से 11 के बीच 17.7% रही है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। दैट मीन्स 1000 लड़के पे लड़कों पर लड़कियां की संख्या या महिलाओं की संख्या, या 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या तो 918 है, जबकि भारत में 923
43 है। बाल लिंगानुपात की बात करें जो कि 0 से 6 वर्ष तक का होता है, यह बिहार में 935 है और भारत में 919 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करता है, तो बिहार में 1106 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत का 382 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में पूरे संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार का है। किस स्टेट का है? बिहार का है। अगला देखते हैं 0 से 14 जनसंख्या, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर, बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जबकि भारत की 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2% है और भारत में 82.14% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। ये डाटा पूछा भी गया है बिहार में। और महिलाओं की भारत में 65.42% है। महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में 51.5% और भारत में 65.42% है। साक्षरता दर में वृद्धि की बात करें तो ये 17.9% है बिहार में साक्षरता वृद्धि दर और भारत में 10.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर और महिला शहरी साक्षरता दर इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट फिर हो जाता है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या प्रतिशत में 15.72% है अनुसूचित जाति की संख्या बिहार में, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या भारत में 16.6% है। वहीं पर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या 1.3% है बिहार में और भारत में 8.6% है। बिहार 2011 के जनगणना संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले में पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण आता है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बिहार के किस जिले का है? पश्चिमी चंपारण का। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना है सबसे ज्यादा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा है सबसे कम, शिवहर है और अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले मधेपुरा 31.1% है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है। उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद अररिया और खगड़िया का स्थान आता है। सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले की बात करें तो अरवल है, गोपालगंज है और दरभंगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज है, सिवान है और सारण है। इससे संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों के अनुपात में, तो ये गोपालगंज है। अगला है सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर है, भागलपुर है और खगड़िया है। उसके बाद सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले किशनगंज, कटिहार और गया है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले वैशाली है, उसके बाद पटना और दरभंगा का स्थान आता है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, इसको तो आप याद ही कर लेंगे अभी, ये है शिवहर 1880, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा। और इसमें लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला पटना होगा और लोग पटना टिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका है शिवहर। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग बिहार में 2011 से संबंधित कुछ आंकड़े में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। घनत्व के मामले में कैमूर सबसे कम है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद बांका है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले पटना,
सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर है। सबसे कम शहरीकरण वाले जिले में समस्तीपुर और बांका है, ये पूछा भी गया है। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास है, पटना है और भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास है, भोजपुर है और बक्सर है। वहीं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले पूर्णिया है, कटिहार है और सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास है, मुंगेर है, उसके बाद पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले सहरसा है, मधेपुरा है और पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास है, औरंगाबाद है और भोजपुर है। और सर्वाधिक कम ग्रामीण साक्षरता वाले पूर्णिया है, कटिहार है और सीतामढ़ी है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले गया है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत में, उसके बाद नवादा है, उसके बाद औरंगाबाद है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले किशनगंज में सबसे कम प्रतिशत में अनुसूचित जाति है, उसके बाद कटिहार है, उसके बाद भागलपुर है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिलों में पश्चिम चंपारण का नाम आता है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले में खगड़िया आता है, उसके बाद समस्तीपुर और औरंगाबाद का नाम आता है। तो ये था आपको जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। तो ये आपको याद रखना है सारा डाटा, और ये महत्वपूर्ण है साक्षरता से संबंधित, लिंगानुपात से संबंधित। और आप लोग जो है हो सके तो आप इसी के साथ बिहार और भारत का जो है अलग से भी जनसंख्या कर लेंगे या एक जगह कॉपी पर लिख लेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। कल हम लोग पॉलिटी करेंगे बिहार का, बिहार की राज व्यवस्था करेंगे। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें, इस वीडियो को जनसंख्या वाले आप जितना हो सके शेयर करें, दोस्तों को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर मेरे इस वीडियो को लास्ट में यही कहेंगे, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।